सामने पिक्चर चल रही है सलमान खान की और मैं लिपसिंग कर रहा हूँ। जब आप एक शेर की सवारी कर रहे हो ना, तो शेर से उतरना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रायल डबिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें हम आपके हैं कौन के जाने। हर दिन ऐसा लगता था कि यार मैं सिंगर हूँ, मैं कहाँ इस लाइन में आ गया। आप म्यूजिक प्रोडक्शन में कैसे आ गए? आपकी वजह से। टेक्नोलॉजी वाइज क्या प्रिपरेशन होना? हर सिंगर को म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए। हर सिंगर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट में महारत होनी चाहिए। टकलों को कंघी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है। सक्सेस अगर आपके नसीब में लिखी होगी तो आपको मिलेगी। 1 महीने के बाद एकता कपूर के ऑफिस से फोन आया, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत रूथलेस है। जितना ऑटो ट्यून को बदनाम किया जाता है ना, उतना वो बदनामी का हकदार नहीं है। कॉन्टैक्ट से और पुश करने से आप सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप पहुंच सकोगे। क्या प्रिपरेशन करना चाहिए आने वाले सिंगर्स आपके हिसाब से? नहीं, पैसे तो आ रहे थे यार। पैसे क्या करने? तो मतलब आपको वो जो मुझे कॉल ऑफ वो जो इमोशन, वो जो कला खींच रही है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो समीर जी, हम लोग एकदम शुरू से आपसे पूछते हैं कि कैसा आपका म्यूजिक का जर्नी हुआ, कैसे आपका सफर शुरू हुआ एज अ सिंगर इन बॉलीवुड। मेरे फैमिली में म्यूज़िक की लेगेसी है। बिल्कुल, मेरे दादाजी स्वर्गीय रामू भैया दाते इंदौर के, वो बहुत बड़े कनौसियर थे म्यूज़िक के। और हमारी हवेली थी इंदौर में। मेरे अंकल अरुण दाते जी, बहुत बड़ा नाम है मराठी में, तो बहुत गाने उन्होंने मराठी में गाए हैं। तो मतलब मराठी के जगजीत सिंह आप कह सकते हैं। इतना बड़ा स्टेजर उनका है। तो फैमिली में ही म्यूज़िक होने की वजह से दिन भर घर में मेहदी हसन साहब बजते। और लता दीदी और मंगेशकर फैमिली से बहुत नज़दीक के रिलेशन थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से। तो बहुत म्यूज़िक का माहौल था घर में। तो हमारी मतलब मैं पैदा ही उस माहौल में हुआ और ये सब कान पे पड़ता था बचपन से। और बचपन में ऐसा कोई बहुत जल्दी म्यूज़िक का शौक़ हुआ या ऐसा नहीं था। म्यूज़िक का शौक़ मुझे एक्चुअली काफ़ी बाद में हुआ। जब मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल का था, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं गा सकता हूँ। मतलब आजकल तो बच्चे 5 साल के हो जाते तो मदर फादर सोचने लगते कि भैया इनको सिंगर बनाए, इनको ये। लेकिन मेरी बहुत लेट शुरुआत मैंने की। 13-14 साल की उम्र में मुझे मेरे पिताजी सुरेश वाडकर जी के पास ले गए। और सुरेश जी ने एक्चुअली मेरे फादर के एल्बम गाए थे, जो बहुत मराठी में आज भी लोग बहुत उसको सुनते हैं। तो तभी आपने आपके फादर को कहा था कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, सिंगिंग सीखना है? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे मैंने कहा कि घर में माहौल ऐसा था कि पिताजी हारमोनियम लेके बैठते थे। तो मैं तो आधा टाइम तो क्रिकेट खेलता था बाहर जाके। तो कभी दिख गया तो बिठा दिया मुझे, चलो ये गज़ल गाओ, ये करो, ये गाओ। तो गाता था मैं। लेकिन वो क्या होता है ना, गले में एक जो फिरकी होती है ना, जगह लेने की, जो मुर्गी बोलते हैं, फिरकी बोलते हैं जिसको, तो वो पिताजी ने नोटिस की कि मेरे गले में है। वो आसान नहीं होता, लेकिन वो नेचुरली मेरे गले में थी। तो पिताजी ने कहा मुझसे कि सीखोगे क्या तुम? तो फिर मैंने नानी कहा, क्योंकि हो सकता है कि मैं पिताजी के साथ सुरेश जी का जो रिकॉर्डिंग था एल्बम का, वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में देखने गया था। तो मुझे वो थोड़ा सा बहुत वाव सा लगा, कि अरे ये ऐसा भी होता है। क्या कहते हैं पूरा बचपन एक्चुअली म्यूजिकली रहा, मतलब हाँ, सुरेश जी रहे, वो तो म्यूजिकली रहा है। उस टाइम के बड़े लीजेंड, आप रोज उनसे मिलते थे, सुनते थे उनसे। हाँ, तो बिल्कुल। काफी लकी एक्चुअली वो। मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे अरुण पौडवाल जी, अनुराधा जी के हस्बैंड थे। वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब कितनी शामें हैं जो वो हमारे घर पे आते थे, हारमोनियम लेके बैठते थे। अनिल मोहिले जी जो उनके पार्टनर भी थे, वो म्यूज़िक करते थे ना साथ में, अनिल अरुण। तो अनिल जी भी बहुत मेरे पिताजी के बहुत गहरे दोस्त थे। वो भी बहुत आते थे। तो बहुत एक म्यूज़िक से भरा हुआ माहौल ऐसा ही देखा है, पाया है। ये स्कूल डेज की बात कर रहे हो ना? ये स्कूल डेज की बात है। स्कूल डेज की बात है। और इवन कॉलेज में, जब मैं अर्ली कॉलेज में गया, तभी भी ये सब मतलब महफिलें हमारे घर में जमना, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। और मेरे पिताजी का एक था, और वो मैंने पिताजी से सीखा है कि कभी भी आर्टिस्ट को उसके सक्सेस से नहीं तोलो, उसको हमेशा उसकी कला से तोलो। अगर बहुत बड़ी बात है को, हाँ, बहुत बड़ी बात है कि अगर अच्छा आर्टिस्ट है और उसको ज़्यादा नाम नहीं है ना, तो भी उसको एनकरेज करते थे पिताजी। बहुत घर में महफिल रखते थे, सबको बुलाते थे
मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। वो बुरे खां साहब आपको पता है, जो हारमोनियम, बहुत कमाल हारमोनियम बजाते थे, तो वो जब पाकिस्तान से शायद इंडिया आए थे पहली बार, तो बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उनको। तो मुझे, मेरे पास अभी फ़ोटोज़ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, कि बुरे खां साहब का घर पे दो चार महफ़िलें रखी है हमारे घर पे, बॉम्बे में, पूना में, और सबको, सुरेश जी, चंदन दास जी, बड़े बड़े अजय पवनकर जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट को सामने बिठाकर उनको उनकी हारमोनियम सुनाना। तो मेरे पिताजी ना संगीत, मतलब कंपोज़र तो थे लेकिन संगीत प्रेमी भी बहुत बड़े थे, और वो उनको मिला था उनके पिताजी से। तो लेगेसी ऑफ म्यूज़िक ही नहीं है, बट लेगेसी ऑफ लव फॉर म्यूज़िक भी हमारी फैमिली में है, कि आर्टिस्ट और अच्छी कला से प्रेम करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके फादर क्या कहते थे, बड़े होकर एक सिंगर बनो या फिर? नहीं, मेरे फादर ने कभी भी, या मेरी मदर ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ये करो या वो करो। तो मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। आई वॉज एन एमलेस सोल। आर्किटेक्चर में क्यों आया मैं? क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। मतलब ये सारे कारण हमारे होते थे, और हमारे वक्त पे आपको पता है, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, यही था। और तो ऐसा कभी कोई प्रेशर किसी से मेरे ऊपर नहीं था कि ये करो या वो करो। और समीर जी, आपको नहीं ऐसा लगता है कि उस ज़माने में, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई लड़का सिंगर बनना चाहे, म्यूजिशियन बनना चाहे, तो फैमिली से बहुत प्रेशर रहता, ये इस लाइन में मत जाओ, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, यहाँ पे बहुत इश्यूज़ है, ठीक है, लाइफ को लेके। और एक्चुअली हमारे घर पे, मतलब सबसे बड़ी सीख ये मिली कि सुर के साधक बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो। तुम जैसे वो थ्री इडियट्स का जो डायलॉग है ना, बहुत बड़ी बात है, थ्री इडियट्स का जो डायलॉग है, एक्सेलेंस के पीछे अगर आप भागोगे तो सक्सेस झक मार के आएगी पीछे। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं वही फिलॉसफी, ये उस एज में समझना। नहीं, मैं समझा नहीं था, मतलब बताना, मैं समझा नहीं था, पर उन्होंने बताया। हाँ, वही ना, वो इतनी अर्ली एज में आपको ज्ञान मिल रहा था, मतलब कि ये चीजें मिल रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि ये माहौल हमारे घर का ये माहौल था। ओके, बट आपको ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ अच्छा सिंगर बनना है, ठीक है, अच्छा गाना है, सिंगर बनो या ना बनो, तो आपको लगता है ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है? मैं एक्चुअली आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे बिगिनर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, यही सोच के आते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है, स्टार बनना है, रॉक स्टार बनना है। तो आप अपने जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उससे आप बताइए। मैं वही शेयर करता हूँ। देखिए, अगर आपका एम यही है कि मैं रॉक स्टार बनूंगा, मैं सुपरस्टार बनूंगा, मेरे लाखों फैन होंगे, तो वो सोच के आप अगर इस इंडस्ट्री में आओगे तो आ सकते हो आप, मैं रोकने वाला कोई नहीं है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। आपको म्यूजिक में तब आना चाहिए जब आपको म्यूजिक से प्यार हो। राइट। क्योंकि मैं आपको क्यों वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने कुछ लोग हैं। आप समझे इस बात को? आए सब इसी ड्रीम को परस्यू करके आए हैं, हम भी इसी ड्रीम को परस्यू करके आए थे, सब इसी ड्रीम को परस्यू करके आते हैं। इट इज़ ह्यूमन नेचर के आई वांट द सन एंड द स्टार्स एंड एवरीथिंग, राइट? बट सबको मिलता नहीं है। तो व्हाट विल कैरी यू थ्रू? जब आप इस इंडस्ट्री को आपने 20 साल दे दिए हैं, 15-20 साल दे दिए हैं, थोड़ा बहुत आपने काम कर भी लिया है, चलो कुछ फिल्मों में भी गा लिया है, लेकिन इतना कुछ ग्रेट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ आपका ऐसा नाम नहीं हुआ है कि लोग, मतलब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो लोग आपकी सिग्नेचर लेने आ रहे हैं। गिने चुने लोग हैं। तो बाकी सारे लोगों का क्या, वो भी काम कर रहे हैं। तो व्हाट विल कैरी यू थ्रू इज योर पैशन एंड योर लव फॉर म्यूजिक। अगर आप रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कि आज मुझे यार सुर अच्छा लगाना है, और वो सुर अच्छा लगने के बाद आपको नींद अच्छे से आती है ना, अगर बिना ये सोचे कि आज मैंने कितने पैसे कमाए, हाँ पैसा भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन म्यूज़िक जो है वो एक बहुत अलग पैशन है। उसको अगर आप सिर्फ कमर्शियल ट्रैपिंग्स में ढाल के उसको देखोगे तो वो एक बहुत ही लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग होगा मेरे हिसाब से। और ज़्यादातर जैसे बहुत सारे आजकल पेरेंट्स हैं जो मुझे भी अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि आप सलाह दीजिए या हमारे बच्चों को आप बताइए। तो दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक ये होते हैं कि आप ये बता दीजिए कि ये भी कैसे इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे पास अगर फॉर्मूला होता तो फिर तो और क्या चाहिए था। तो इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है।
और दूसरे टाइप के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो गया है या सीए हो गया है और फादर का खुद का बिजनेस भी है, कुछ 25 लॉरियाँ चल रही हैं पंजाब में कहीं, लेकिन इस पे गाने का भूत सवार है, इसको सब छोड़ छाड़ के इसको आके बॉम्बे में बस के अपना बैंड शुरू करना है या गाना गाना शुरू करना है। तो आप इसको प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मुझे वॉइस क्लिप आती है, तो मैं वॉइस क्लिप लड़के की सुनता हूँ, तो मुझे फ्रैंकली इतनी अपीलिंग तो नहीं लगती। तो अब मैं उनसे क्या कहूँ, क्योंकि आई कैन सी कि ये क्वालिटी का जो टैलेंट है ये तो नहीं सर्वाइव करेगा यहाँ पे। अच्छे टैलेंटेड लोग तो नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि आजकल सब अच्छा गा रहे हैं, एवरीबडी सिंगिंग, एंड आजकल एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं। हमारे वक्त पे इतने एवेन्यूज नहीं थे, आज इतने एवेन्यूज आ गए हैं, इतना एक्सपोजर हो गया है यूट्यूब की वजह से। हर बच्चा अच्छे बुरे की समझ रखता है, और क्या तैयारी आजकल के बच्चों की। तो इस माहौल में अगर आप कहीं से ये सोच के आ रहे हो कि भाई मैं तो, और दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको सुर की समझ है ना तो बड़ा मुश्किल काम है। जिसको सुर की समझ नहीं है ना वो बहुत सुखी है क्योंकि उसको लगता है मुझे सब आता है, लेकिन जिसको सुर की समझ है उसको कभी कभी आपके जो सुर है ना वो आपको सोने नहीं देते अगर ठीक से नहीं लगे तो ये साधना है, म्यूजिक साधना है, म्यूजिक और कुछ नहीं है। और आपको अगर म्यूजिक लाइन में आना है तो सबसे पहले आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, इस लाइन में आना पड़ेगा। बिल्कुल। सक्सेस अगर आपके नसीब में लिखी होगी तो आपको मिलेगी, अगर आपके नसीब में सक्सेस नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। जो आपके यहाँ लिखा है ना बस उतना ही, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो क्यों फिर आदमी रोज सुबह उठ के गाना गाए? अगर इतने साल काम कर लिया और नहीं सक्सेस मिली तो क्यों? क्योंकि सुर से प्यार है, क्योंकि संगीत से प्यार है, तो अब करेगा ना इंसान। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आप टेनिस खेलते हो, तो आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी खेलते हो, लेकिन आपको मज़ा आता है ना। तो वैसे संगीत में भी आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक को सालों साल करना चाहते हो तो आपकी सक्सेस एक जगह, अपनी जगह, और आपकी साधना अपनी जगह। तो ये हमारे गुरु ने हमें शिक्षा भी दी है और संस्कार भी ऐसे हैं। मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि रात को सोते हुए हमें ये अच्छा लगना चाहिए कि मेरा सुर लगा है। हाँ, आप, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि मुझे पहले से ना लता जी के गाने बहुत पसंद थे, और मैं कमरे में अपने आप को बंद करके लता जी के गाने ऑन करके साथ में गाता था, उसको वॉल्यूम कम करके ना साथ में गाता था मैं। बहुत शौक था मुझे, बहुत शौक था। तो अभी मुझे गा के देखो कितने साल हो गए, अब मैं 93 से मैं कमर्शियली गा रहा हूँ मैं। आज कितने 30 साल हो गए, 30 साल हो गए ना। 30 साल के बाद भी आज मैं लता जी के गाने सुनता हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें पता चलती है, नई नई जगहें पता चलती है कि अरे यार इसको क्या, यार ये क्या कमाल है ये। क्योंकि मेरी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इवॉल्व हो गई है थ्रू द इयर्स। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि उसके जो डायमेंशन है ना वो आपको एज यू मैच्योर, आपकी अपनी साधना जैसे जैसे फल देना आपको शुरू करती है, थोड़ा थोड़ा सुर समझ में आने लगता है, थोड़ा थोड़ा यमन समझ में आने लगता है। बहुत वक्त लगता है इस सब चीज़ों के लिए, ये कोई जल्दी में होने वाली चीज़ें नहीं है। पर आपको ब्रेक बहुत जल्दी मिल गया था। मुझे ब्रेक बहुत जल्दी मिला। मुझे वो बताइए 95 की वो बात बताइए जब आपको मैंने प्यार किया के लिए ब्रेक मिला था। एक्चुअली वो 95 नहीं, वो 93 94 की बात है। 93 मेरा कॉलेज जो था ना वो राजश्री प्रोडक्शंस के 4 बिल्डिंग छोड़ के था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि अपने वॉइस में कुछ 2-4 गाने मैंने कवर कहीं कोई एक स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर लिए 1-2 घंटे में, और वो टेप मैंने अपने पास उसकी 4-5 कॉपीज़ बना के रख दी थी। तो ऐसे ही बिल्कुल विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, एक गली दूर होने की वजह से मैं राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में आके वो टेप छोड़ के आ गया। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई सुनेगा, मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। तो हुआ ये कि मैं वो टेप जाके राजश्री प्रोडक्शंस में दे आया, और हफ्ते भर के बाद मुझे वहाँ से एक प्रोडक्शन कंट्रोलर का फ़ोन आया कि आपको यहाँ पे बुलाया है। तो मैंने बोला क्या बात है, बुलाया है तो चलो चलते हैं। तो कॉलेज बंक करके ही मैं चला गया सुबह 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वो डायरेक्टर के कैबिन में एंट्री किया तो सूरज बरजातिया और राजकुमार बरजातिया बैठे थे उधर, और मुझे ये भी नहीं मालूम कौन है, क्योंकि मैंने प्यार किया देखी भी नहीं थी, मैंने देखी नहीं थी वो फिल्म पिक्चर। तो मुझे बिठाया गया और मैंने जो गाया था, तो मैंने एक्चुअली एक वो लाइनल रिची का हेलो है ना, हेलो, ये वो था,
तो इसको मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, एक ऐसे इंग्लिश करके गाना। तो मुझे बिठाया उन्होंने और कहा कि तुम इंग्लिश गाते हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो हिंदी गाता हूँ। तो आपने तो इंग्लिश गाना भेजा है। तो मैंने बोला नहीं, वो बाकी 3 हिंदी है, एक इंग्लिश है, आप इंग्लिश सुन रहे हो, आप बाकी 3 सुनोगे तो वो हिंदी गाने हैं। तो फिर वो मुद्दे पे आए, वो बोलते नहीं एक्चुअली आपने इंग्लिश गाना भेजा, ये अच्छा किया, क्योंकि मैंने प्यार किया जो अभी हिट हुई है इतनी बड़ी, उसके ओवरसीज वर्जन्स के लिए हम लोग इसके गाने डब करना चाहते हैं, और वो गाने हमने ऑलरेडी चित्रा जी और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में इंग्लिश में डब किए हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो ठीक नहीं आया है। सिंगर तो ग्रेट हैं, कोई उसमें सवाल ही नहीं है, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो ठीक नहीं आया है। तो वी वांट समबडी हु इज़ अ गुड सिंगर ऑल्सो बट हु इज़ गुड एट इंग्लिश ऑल्सो। तो मैंने बोला तो मैं दोनों चीज़ हूँ। तो थोड़ा कॉकीनेस भी होता है ना यूथ में बहुत बार इंसान बोल जाता है जो अभी आप नहीं बोलोगे ना, ऐसा होता है। तो मैं बोला हाँ, तो मैं आई एम देयर। तो विद इन अ वीक 2 वीक्स सब फाइनल हो गया, और आई वॉज स्टैंडिंग इन सनी सुपर साउंड, सामने पिक्चर चल रही है सलमान खान की, और मैं लिपसिंग कर रहा हूँ। और लिपसिंग भी ऐसा था कि क्योंकि वो लिपसिंग तो हिंदी था, तो हिंदी को के लिपसिंग को भी वो डब में वर्ड्स ऐसे लिखे गए थे कि उसको मैच करना है। जैसे अगर दिल दीवाना, तो फिर वो इंग्लिश में भी एंड में होना चाहिए उसमें, तो वो थोड़ा सा मैचिंग लगे। तो ये सिलसिला ऑलमोस्ट महीना भर रिकॉर्डिंग चला। 1 सेकंड, इज इट वन टेक रिकॉर्डिंग? 1 टेक तो नहीं था, नहीं 1 टेक नहीं था, क्योंकि एक तो उसको मैच करना पड़ता था, वो जो लिपसिंग, इट वाज लाइक अ डबिंग। तो ट्रैक बजता था पूरा, और वो पूरा वो रिकॉर्डिंग पूरा वो कौन सा वो 1/2 इंच पे करते थे ना, पूरा ऑप्टिकल पे था ये सब। कथुरिया साहब जो रिकॉर्डिस्ट होते थे ना सनी सुपर साउंड में, वहाँ पे, एंड वेरी बिग स्क्रीन, एंड आई यूज्ड टू बी स्टैंडिंग देयर एंड आई यूज्ड टू बी डबिंग, तो मतलब कभी कभी एक गाना पूरा दिन लग जाता था, तो 1-1.5 महीने में ये सब पूरा हुआ। और ये होने के बाद मुझे बड़ा फनी सा लग रहा था कि यार हिंदी गाने इंग्लिश में, मतलब कैसे ना, कैसे कैन यू हियर इट ब्यूटीफुल वन, ऐसा मतलब अपने को थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि दिल दीवाना इतना सुपर हिट हो गया था गाना। कितनी बार सुना रहेगा बता आपको? हाँ, तो ये सारे गाने, व्हेन लव कॉल्स पिक्चर का नाम था, तो ये पिक्चर रिलीज हो गई फिर तो मैं भूल भी गया इसके बारे में। मुझे उसके बाद 6-8 महीने बाद की बात है, और मैं अपने कॉलेज में भी बिजी हो गया, उसके बाद फाइनल ईयर भी था मेरा। तो 6-8 महीने बाद मुझे फिर से राजश्री से फ़ोन आया कि वो पिक्चर वहाँ सुपर हिट हो गई है, और आप लोगों को कुमार शानू के साथ टूर करना है वहाँ पे। वाह। मतलब मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था तब तक, इंटरनेशनल, मैंने कभी यूएस नहीं देखा था कभी। तो मेरा पहला जो कॉन्सर्ट टूर था वो मेरे माइक पे आने के 8 महीने बाद, फर्स्ट टाइम स्ट्रेट अवे इन फ्रंट ऑफ 20,000 पीपल इन ट्रिनिडाड एंड गयाना विद कुमार शानू, जहाँ पे मैंने ये गाने गाए थे। और फिर तभी मैंने वो डर वर के गाने भी गाए थे उदित जी के, वो भी हिट, बड़े हिट थे उस वक्त। 94 की बात है। तो ये तब हुआ, और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया तो राम लक्ष्मण जी ने मेरी आवाज़ सुन ली थी तब तक, क्योंकि गाने तो उन्हीं के थे सारे। तो उत्तम सिंह जी और राम लक्ष्मण जी राजश्री में आए थे प्रीव्यू थिएटर में, पूरा उन्होंने इंग्लिश के गाने सारे सुने, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। तो तब उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे जज्बात फिल्म में आशा जी के साथ 2 गाने गवाए विद इन 1 मंथ। क्या बात। और उसके इमीडिएटली बाद एक फिल्म बनी थी परंपरा, आप जानते होंगे, जो शिवहरी जी, शिव कुमार शर्मा जी और हरि प्रसाद चौरसिया, रवीना टंडन, आमिर खान, तो उसमें गाना था नौजवानों का ज़माना है, तो वो विनोद राठौड़ और मैंने गाया है। अच्छा, वाह। तो वो भी मुझे उसी वक्त, उसी दौरान वो ब्रेक मिला। तो जैसे आपने कहा कि मुझे ब्रेक बहुत जल्दी मिला, लेकिन मैं आपको उसकी दूसरी साइड बताता हूँ कि बाय दैट टाइम मेरा आर्किटेक्चर का एजुकेशन खत्म हो गया था, एंड आई हैड संग फॉर 5-6 हिंदी फिल्म्स टिल देन। लेकिन मैंने ये तब क्या पाया पता है, कि ये फिल्में आती थी और चली जाती थी। अच्छा। अपने को क्या लगता है ना कि आपने गाना गाया तो ये तो हो गया सुपर हिट, मतलब आपने गा दिया तो काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो गाने का नसीब होता है। आप अच्छा गाते हो, कोशिश करते हो,
मैं काफ़ी रॉ भी था तो उस वक्त, यू नो, कभी कभी मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट इवन रेडी एट दैट टाइम, यू नो, ऐसे ही समुंदर में कूद गया, स्विमिंग नहीं आता था। आपने कोई रियलिटी शो भी किया था ना, आई थिंक? मैंने एकता कपूर के नहीं, साथ? मैंने रियलिटी शो नहीं किया था। दो चीज़ें हुई, मैं बताऊं आपको। 96 में जब सोनू निगम जी होस्ट कर रहे थे ना सारेगामा, तब मैंने एक एपिसोड में एज अ गेस्ट सिंगर गाया था, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, बट उन्होंने एक प्रोग्राम ऐसा कि एक एपिसोड ऐसा किया था जिसमें गेस्ट सिंगर्स को बुलाया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल्मों में तब गा चुका था, यू नो। तो और कभी भी मैं कंपटीशन या ऐसे माहौल में कभी भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल मैंने नहीं पाया, यू नो। लोग कहते थे कि यू शुड पार्टिसिपेट, अब ये सारेगामा नया कंपटीशन आया है, ऐसा वैसा ये है वो है, तो लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं। और उस एपिसोड के बाद फिर मुझे एक ब्रेक मिला। मुझे कॉल आई एकता कपूर के ऑफिस से, बालाजी टेलीफिल्म से, कि एक गणपति स्पेशल एपिसोड था, उनका शो था धुन धमाका नाम का, जो अंताक्षरी बेस्ड शो था डीडी मेट्रो पे, जिसको होस्ट करते थे सपना मुखर्जी और बाली ब्रह्मभट्ट। तो उसमें एक एपिसोड था विच वॉज गणपति स्पेशल। तो उसमें शब्बीर कुमार जी थे, हेमलता जी थी, काफ़ी और भी सिंगर्स थे, और देवर वन सिंगर शॉट बेसिकली। तो कहीं से मेरा नंबर मिल गया, तो मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि आप आएंगे? ज़रूर आऊँगा। तो शूटिंग फ्लोर पे चले गए हम लोग। तो वहाँ पे एकता जी ने मेरा गाना सुना और मुझे देखा उन्होंने वहाँ पे पहली बार। तो मेरा मतलब बाकी कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस हमेशा उसकी कभी कमी नहीं रही है। तो वो शो होने के बाद मेरे अपर्णा मयेकर, डॉक्टर अपर्णा मयेकर, वो भी सिंगर है, तो वो मेरी पार्टनर थी उसमें। तो हमारी टीम जीत गई। वो होता है ना अंताक्षरी कैसे होता है। तो इट वॉज अ फन शो, मस्ती मजाक था। तो मुझे 1 महीने के बाद एकता कपूर के ऑफिस से फ़ोन आया बालाजी टेलीफिल्म से कि एकता जी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं चले गया जूहू, तो वेट कर रहा था, तो आई एकता जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये जो धुन धमाका है, इसको हम रिवैम्प कर रहे हैं, शो को चेंज कर रहे हैं इसका फॉर्मेट। तो हम चाहते हैं कि फाल्गुनी पाठक करके एक होस्ट होती थी उस वक्त, आप जानते होंगे शायद, फाल्गुनी पाठक सिंगर? नहीं, फाल्गुनी पारेख, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट फॉर पाठक, फाल्गुनी पारेख। शी वाज अ होस्ट एट दैट टाइम। सो दे सेड वी वांट यू टू होस्ट द शो विद हर एज अ सिंगर होस्ट। तो मैंने कहा बिल्कुल, दैट विल बी समथिंग विच इज़ आई विल बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग, यू नो। तो उस शो के मैंने ऑलमोस्ट 75 एपिसोड्स होस्ट किए ओवर अबाउट 1.5 years। तो वो, हाँ, वो टेलीविज़न में मुझे वो बहुत मतलब मज़ा भी आया करने में, और मतलब इट वाज अ फन सेट। तो पहली बार कैमरा भी फेस किया तब, तो एक अलग लेवल का थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ना जब आप कैमरा भी फेस करते हो, क्राउड को फेस करते हो लाइव। तो और तब तक जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। हम लोग 3D एनिमेशन की कंपनी मैंने फॉर्म कर दी थी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ पिक्चरें आई, कुछ पिक्चरें गई। वही पूछना था मुझे कि मैं एक आपने कुछ आपने एक अच्छा खासा पॉज बीच में लिया था। पॉज लिया नहीं, वो भी हो गया, पर क्यों आया? हाँ, ये बड़ी सागा है मेरी ज़िंदगी की। और मैंने ये बात कभी, शायद ही बहुत कम लोगों को ये बात बताई भी है, कि हुआ ये कि जब मैंने राजश्री प्रोडक्शंस के लिए 3-4 बार गाया, तो मेरी काफ़ी वहाँ पे रैपो अच्छी हो गई थी। मेरी आवाज़ राजबाबू को बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे आपको पता है प्रोडक्शन में बहुत बड़ी टीम होती है, सबका मतलब सबकी राय ली जाती है हर चीज़ में। तो मुझे एक ट्रायल डबिंग के लिए बुलाया गया जिसमें हम आपके हैं कौन के गाने थे। तो मैंने 2 गाने हम आपके हैं कौन के गाए भी, और तभी मुझे नहीं पता था कि ये हम आपके हैं कौन के लिए डब हो रहा है। और कुछ ऐसा हुआ कि टीम ने ये डिसाइड किया कि सलमान खान की जो वॉइस है वो एसपी बालसुब्रमण्यम एस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्योंकि मैंने प्यार किया आकर भी
बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए थे, 3 साल हुए थे, 3-4 साल ही हुए थे। और बीच में कई और पिक्चर भी आए थे जिसमें एसपीबी साहब ने सलमान के लिए वॉइस दी थी। तो फाइनल उनका डिसीजन टीम का ये हुआ कि वी शुड रिपीट एसपी बालसुब्रमण्यम। तो एक तरफ मैंने जिन पिक्चरों में गाया था वो पिक्चर है आके ऐसी चली गई कि जैसे कभी मैंने गाया ही नहीं उसमें, मतलब दे डिडंट डू एनीथिंग दोस फिल्म्स। और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा मौका, जब मुझे पता भी चला कि ये पिक्चर आने वाली है ऐसी, तो फिर ये और इस सब चीज़ में 1-2 महीने का टाइम चला गया, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इससे। क्यों आप डिसअपॉइंट हुए? क्योंकि ऐसा है कि आपके शोज तो चल रहे थे ना? नहीं, शोज ऐसे में तब नहीं चल रहे थे। अच्छा। शो लाइन में मैं बहुत लेट आया, मैं आपको उसकी बताऊंगा। हाँ। तब मैं रिकॉर्डिंग्स ही गा रहा था ज़्यादा। बट उस टाइम पे पैसे कैसे रहते थे? आज के टाइम पे तो आपको पता ही है पैसे का कैसा रहता है। उस टाइम पे भी वैसे ही था कि अगर नहीं उस टाइम पे प्रॉपर उस टाइम पेमेंट पे मिलता तो था? हम लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। अच्छा, अगर तो फिर कैसे मिल फिर गया, गुजारा होता था उस टाइम नहीं, सिंगर का? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि फाइनेंशियली इट वाज नॉट एट ऑल अ वायबल थिंग। ओके। जितना मैं गा रहा था, क्योंकि आप पिक्चरों में कितना गाओगे, आप दिन के 10 गाने तो नहीं गाओगे आप ना। आपने एक महीने में 2 गाने गा लिए तो यू विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल अगर आपने 2 प्लेबैक कर लिए एक महीने में, फॉर अ बिगिनर आई एम सेइंग। राइट। तो बड़े आर्टिस्ट है ऑफ कोर्स, उनकी तो जगह अलग है अपनी, बट फाइनेंशियली इट वाज नॉट वायबल, क्योंकि यू आर नॉट इवन इन अ प्लेस टू डिमांड एनीथिंग। और वेरी फ्रैंकली तभी तो इतनी समझ भी नहीं थी कि मांगना भी होता है, या ऐसा भी होता है कि एक आर्टिस्ट मांग भी सकता है, ऐसा पता भी नहीं था। इतनी तो समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी फ्रैंकली, यू नो। और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हाँ, सर के ऊपर हमेशा छत रही, संस्कार अच्छे मिले, लेकिन अपने 2 पैरों पे खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी था। और मैं 25-26 साल का तब हो गया था, तो मुझे लगा यार ये मैं स्ट्रगल ही करते रहूँगा, 4-4, 5-5 घंटे जाके मैं म्यूज़िक रूम्स में बैठ रहा हूँ, और समझ रहा हूँ मैं। एक तरफ एक हाईली क्वालिफाइड स्ट्रीम आर्किटेक्चर जिसमें मैंने पढ़ाई की थी, और दूसरी तरफ मैं ऐसे एक माहौल में बैठ रहा हूँ जहाँ पे शायद ही किसी ने 10th भी पास की हो, तो बातें भी उसी टाइप की होती हैं वहाँ पे, माहौल भी उसी टाइप का होता है, ऑल्दो म्यूजिकल होता है, बट अदरवाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान नहीं होता किसी प्रकार का, यू नो। तो कहीं कहीं मुझे वो भी बड़ा लगता था कि यार मैं पूरा दिन में ऐसे माहौल में बिता रहा हूँ जहाँ पे यू नो अच्छे लोग हैं सारे, बट थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो फिर मैंने आर्किटेक्चर में डिजिटल जो वॉक थ्रूज होते हैं या डिजिटल कंटेंट होता है, तो मुझे कंप्यूटर्स का भी बहुत शौक है पहले से, मतलब 90 से शौक है मुझे कंप्यूटर। जब 286 आया था तब शायद सब वन ऑफ द फर्स्ट 286 कंप्यूटर्स मेरे घर पे मैंने लिया था। मुझे बहुत शौक था कंप्यूटर्स का। मैंने इनफैक्ट मेरा आर्किटेक्चर का जो लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है वो होटल डिज़ाइन का था, तो आई वॉज द ओनली पर्सन इन इंडिया टू डू द फर्स्ट एंटायर डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑन ऑटोकैड इन इंडिया, तो मुझे उसका अवार्ड भी मिला। ओह, दैट्स ग्रेट। तो एक तरफ मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत शौक था, और मेरा बीच में, जैसे मैंने कहा कि कुमार शानू साहब के साथ मैं जब ट्रिनिडाड गया तो मैं अमेरिका भी गया था, मेरी बहन भी तब तक वहाँ शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी का पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर मैं आया था। तो वापस आके मुझे ये कंप्यूटर एनिमेशन और 3D वॉक थ्रूज तभी बहुत नया था ये सब, अभी तो बहुत कॉमन हो गया है, और तभी रियल एस्टेट की बूम भी जस्ट स्टार्ट हो रही थी 92-93 में, यू नो। बड़े बड़े अभी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तब शुरू भी नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं मेरा म्यूज़िक में एक ऐसा लगना मुझे कि यार मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, या मे बी आई वॉज बीइंग टू हेस्टी, यार अभी विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट में ऐसा बोल सकता हूँ, यू नो, कि शायद मैं कुछ और 1-2 साल म्यूज़िक में देता तो मुझे 2-3 गाने और मिल जाते, उसमें से हिट हो जाता, तो फिर मैं यू नो। तो ये सारी बोलने की बातें होती है, भरे पेट ये सब फिलॉसफी आप सोच सकते हो, यू नो। बट तभी जद्दोजहद अलग थी, तभी सोच अलग थी, मैच्योरिटी भी बहुत ही अलग थी उस टाइम पे, कमी थी कह सकता हूँ मैं। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ और भी करता हूँ मैं। और आप देखो कि मैं जहाँ पे मैं 2-3 साल से गाने गा रहा था, पिक्चरों में गा रहा था मैं, लेकिन उस टाइप की सक्सेस मुझे नहीं मिल रही थी जिस टाइप की मुझे लगा था कि मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने आर्किटेक्चर का बिजनेस शुरू किया तो मैं 2 साल में
वी वेंट फ्रॉम वन, मैं अकेले की कंपनी से लेके 30 लोग हो गए हमारे। वाओ, मतलब It's a massive आप वो success. एक जो निदा फाजली साहब की का शेर है ना कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता। मतलब है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको उसकी उम्मीद है ना, वहाँ से ज़रूरी नहीं है मिले। मुझे कहीं और से मिला। और होता ये है कि जब आप एक शेर की सवारी कर रहे हो ना, तो शेर से उतरना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि यार मैं सिंगर हूँ, मैं कहाँ इस लाइन में आ गया। ऑल्दो आई वॉज डूइंग वेरी वेल। 3-4 साल में मेरा बॉम्बे में सेंटा क्रूज में 3000 स्क्वायर फुट का ऑफिस हो गया, और हम सब जीरो से स्टार्ट किए हुए लोग हैं, जीरो। हमारे पेरेंट्स ने हमें आशीर्वाद बहुत दिया है, बाकी हमने सब अपने आप ही किया है। तो दौड़ते शेर की जो सवारी वो चल रही थी ना मेरी, उससे उतरना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तरफ इतना उसमें मुझे सक्सेस, और जो कभी दुनिया में देखा नहीं, ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरा उठना बैठना, परमेश्वर गोदरेज जी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, लंच मीटिंग्स हो रही हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के बॉस के साथ बैठा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाके बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उनको प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो वो एक अलग हाई होती है, इट्स अ डिफरेंट हाई, यू नो, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड समथिंग। वो भी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और तभी बहुत कम टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, और हम लोग प्री सेल्स का कंटेंट क्रिएट करते थे। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला होता था, तो प्री सेल्स का जो कंटेंट होता था कि व्हाट विल द प्रोजेक्ट लुक लाइक, वो कैसे दिखेगा, उसके अंदर आप जाओगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, ये सब फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग कर रहे थे। और हम उस स्टेज पे आते थे प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट को फंडिंग की ज़रूरत है, तो जितने प्रमोटर होते थे सब एक्साइटेड होते थे उस वक्त। 2007-8 में मैंने फिर कहा यार कि नहीं, अब ये मुझे म्यूज़िक के बिना तो मतलब ज़िंदगी अधूरी है, यू नो। तो तब मैंने एक स्टूडियो सेटअप किया मेरे ही ऑफिस में। उस स्टूडियो में मैंने यूट्यूब के गाने कुछ रिकॉर्ड किए। इनफैक्ट आज अब मेरे यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो मेरा माई यूट्यूब इज़ फ्रॉम 2008। तो और उस वो भी मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं कुछ ये सोच के कि अब मैं कुछ बन जाऊंगा, अब मैं कुछ ऐसे करूंगा, नहीं। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे गाना है, अब तो मुझे गाना है। और थोड़ा सा ना सक्सेस आपको एक थोड़ी सी वो एक कमांड देती है कि यार अब तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ, अब तो मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ, यू नो। जब मैं बहुत यंग था तब तो इट वॉज फॉर सर्वाइवल कि भैया क्या डिसीजन इंसान ने लेना चाहिए ना। बट जब स्टेबल हो गए, बिजनेस में स्टेबल हो गए, तब मैंने सोचा यार बिना म्यूज़िक के तो ज़िंदगी अधूरी है, पक्की बात है। तो तब मैंने मेरा स्टूडियो सेटअप करके मैंने सब सीखा, क्यूबेस, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, VST इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने तब सीखी। तब एक्चुअली मैंने एक एल्बम भी रिलीज़ किया 2008 में, चलते जाना है करके, मेरा सबसे पहला एल्बम। उसको कहता हूँ मैं मेरा ट्रायल एल्बम, क्योंकि सारे मैंने हाथ साफ कर दिए उसके ऊपर, जो सीखा था थोड़ा बहुत। अच्छा। तो पूरा मैंने प्रोग्राम भी मैंने ही किया, अरेंज भी मैंने ही किया। तो आई लर्न अ लॉट इन द प्रोसेस, यू नो। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे ये भी नहीं पता था, तब तक तो सोशल मीडिया इतना आज जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, तब तो एकदम ही इनिशियल डेज ऑफ सोशल मीडिया थे। तो मैंने जो यूट्यूब पे कुछ गाने डाले थे, तो मेरे जो वेस्ट इंडीज़ के प्रमोटर थे जिन्होंने 94 में हमारा कुमार सानू के साथ शो किया था, उनका मुझे 2010 में फ़ोन आया कि यार तू है कहाँ पे, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे गाने जो व्हेन लव कॉल्स के, मतलब मैंने प्यार किया, कहीं जो इंग्लिश गाने हैं वो आज भी बजते हैं यहाँ पे, और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं कि हम चाहते तुम आओ शोज करो। तो तुम अगले दिसंबर की बात है, 2010 दिसंबर, उन्होंने कहा कि 2011 में जो होली है मार्च में, तो तुम और एक फीमेल सिंगर यहाँ आओ। तो इनफैक्ट माई वाइफ दीपाली, that is the time we started performing together also. Of course we were not married at that time, but we started performing for the first time at that time. और मैं जब वेस्ट इंडीज तब गया 2011 में पहली बार, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो एक कहते हैं ना कि एक कैसे कहूँ मैं कि आई रियलाइज व्हाट आई मिस्ड आउट ऑन, यू नो। बट वो ये भगवान का ही कुछ करिश्मा, आप सोचिए इसको, कि कहीं ना कहीं जहाँ पे मैंने बॉलीवुड में इतना मिस आउट कर दिया कि जैसे मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि अगर तुमने आर्किटेक्चर नहीं किया होता
तो तुम बहुत बड़े सिंगर बन गए होते, यू नो, बॉलीवुड में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने कुछ और करके कुछ और उसमें यू नो हासिल किया, और उस वजह से मैं जिंदगी अपने टर्म्स पे भी आगे जी पाया ना। समीर जी, इतने सालों में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हुए थे, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया था, तो आपको सपोर्ट कहीं से मिला था? किसी सेलिब्रिटी से, कोई किसी फ्रेंड से इस दौरान? इस लाइन में सबसे पहली बात तो आपको सिर्फ आपकी कला और आपके गुरुजनों की जो आशीर्वाद है ना, वही सपोर्ट दे सकते हैं। आपको और कोई सपोर्ट नहीं दे किसी सकता। कलीग का, किसी कंपोजर का? किसी का नो बेनिफैक्टर, नो गॉडफादर, नो प्रमोटर। हमारी ज़िंदगी में हमें कोई भी ऐसा आज तक नहीं मिला है जिसने कहा है कि जा बेटा तू जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं। तो इंडस्ट्री में सपोर्ट करते हैं? देखो, कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो जिनको लोग सपोर्ट करते भी हैं, नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वाकई आपके एक्सपीरियंस, आपने तो इतना सारा काम किया, तो आपके एक्सपीरियंस से क्या आपको लगता है कि सपोर्ट ज़रूरी है? नहीं, देखो, सपोर्ट वो आपको एज एन इंडिविजुअल नहीं करेंगे। आप में अगर कला अच्छी है ना, और वो कला अगर उनके काम की है, तो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी मुझे भी राजश्री प्रोडक्शन ने इसलिए थोड़ी बुलाया कि मेरी शक्ल उनको पसंद आ गई, मेरी आवाज़ उनको पसंद आई, इसलिए मुझे बुलाया। अगर मुझ में आवाज़ ही नहीं होती तो मुझे क्यों बुलाते ना। राम लक्ष्मण जी ने भी जब मुझे गवाया, या हरिप्रसाद चौरसिया ने, पंडित चौरसिया साहब ने मुझे जब गवाया, तब इसीलिए गवाया कि मेरी आवाज़ उनको पसंद आई जो मैंने उनको सुनाई थी। तो ये इंडस्ट्री बहुत जालिम है। अगर आप अच्छे कलाकार नहीं हो, तो कांटेक्ट से और पुश करने से आप सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप पहुंच सकोगे। आप देखते हो बहुत लोग होते हैं जो अपना घर का पैसा डाल के बड़े बड़े प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लोगों के साथ प्रोडक्शन करते हैं, यू नो, कि भाई हमारा भी नाम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वरना हर साहूकार बड़ा आर्टिस्ट होता नहीं। तो ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत रूथलेस है, बहुत रूथलेस है। अगर आप अच्छा नहीं गाओगे, आप अच्छा नहीं बजाओगे, तो ये इंडस्ट्री आपको फेंक देगी बाहर। बहुत क्लियर बात है ये। अभी तो सब ऑटो ट्यून के ऊपर चलते हैं ना। आपने देखा उस टाइम पे तो पूरा ऑटो ट्यून वगैरह कुछ था नहीं, जो भी था आपका ऑटो ट्यून तो तभी तो कंप्यूटर भी नहीं था। हाँ, ऑटो ट्यून तो बाद में कह रहा हूँ, आया। ऑटो ट्यून वगैरह कुछ भी नहीं था। नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना ऑटो ट्यून को बदनाम किया जाता है ना, उतना वो बदनामी का हकदार नहीं है। द वे आई सी इट, आई टेल यू व्हाई। मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप किसी भी एक्टर को आप जब कैमरा पे देखते हो, तो क्या आप उसको अपने नेचुरल अवतार में देखते हो? नहीं। कितना मेकअप लगाते हैं। राइट। तो ऑटो ट्यून इज ऑल्सो मेकअप फॉर वोकल्स। ओके। तो सबसे पहली बात तो, और लोगों की ये जो धारणा है ना कि ऑटो ट्यून एक बहुत निहायती बेसुरे को सुरीला बना देगी, तो वो भी सच नहीं है। क्योंकि ऑटो ट्यून को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। ऑटो ट्यून क्या करता है? ऑटो ट्यून जो आपके एजेस होते हैं ना, उस एजेस को ऑटो ट्यून ये करता है, राउंड ऑफ कर देता है। अगर कहीं पर एजेस गिर गए हैं या कुछ कहीं पर एक कोई शार्प फ्लैट थोड़ा सा है, उसको वो एडजस्ट करता है, तो एक लिसनिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है ओवरऑल, यू नो। लेकिन अगर आपके गले में इमोशन ही नहीं है, इमोशनल कंटेंट आप कहाँ से लाओगे? ऑटो ट्यून से लाओगे आप। बिल्कुल। समीर जी, आपने कभी ग्रुपिज्म फेस किया है अपने करियर में? ग्रुपिज्म, आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ग्रुपिज्म हर फील्ड में होता है। ये ऐसा नहीं कि इट इज़ यूनिक टू म्यूजिक इंडस्ट्री या बॉलीवुड। ग्रुपिज्म हर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूं कि अपनी कला को आप एक ऐसे दर्जे पे ले जाओ कि हर ग्रुप आप चाहे कि आप उस ग्रुप के पार्ट हो। तो अपने कला को साधना चाहिए वैसा, यू नो। सिर्फ ग्रुपिज्म या किसी ग्रुप का पार्ट होने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट किसी ने कर ली होगी। हाँ, आपकी बात सही है कि ग्रुप्स होते हैं, कोई एक सर्टन आर्टिस्ट एक तरफ हो जाते हैं, कुछ और आर्टिस्ट दूसरी तरफ हो जाते हैं, सबकी सबसे दोस्ती है, लेकिन
सबका एक एक अपना अपना एक कंफर्ट ग्रुप होता है ना, तो बात तो सच है आपकी कि है, ग्रुपिज्म तो है इंडस्ट्री में। समीर जी, आप म्यूजिक प्रोडक्शन में कैसे आ गए? आपकी वजह से। देखो क्या है कि आप भी जानते हो मिकी जी कि आज एक वक्त ऐसा था कि सिंगर को सिर्फ गाना गाना होता था, और जो सिंगर सिर्फ गाना गाते हैं ना वो बहुत ब्लेस्ड है। लेकिन मैंने क्या पाया कि अगर मुझे अपना म्यूजिक क्रिएट करना है तो जो सेंसिबिलिटी मेरी है वो साउंड्स क्रिएट करने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा ये सब चीज़। और जैसे मैंने कहा कि मैंने जब मेरा स्टूडियो क्रिएट किया 2007 में, तो मुझे टेक्नोलॉजी का शौक भी बहुत था, तो इसीलिए मैंने सब सीखा। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये सब सीखा उस वक्त, अभी भी सीख रहा हूँ। और जब मैं आपसे मिला था कुछ साल पहले, मुझे याद है कि आपने भी इतना मुझे एक अलग डायमेंशन दिखाई, सब यू नो VST इंस्ट्रूमेंट्स और कैसे उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो आप, यू आर ऑल्सो म्यूजिशियन, लेकिन आपको टेक्निकल इतना आप वेलवर्स्ड हो ना उसके साथ कि हम कभी कभी उतना उसको डेडिकेशन नहीं दे पाते, यू नो, बिकॉज हमें गला भी देखना होता है, सिंगिंग भी हमारी, फोकस हमारा म्यूजिक सिंगिंग पे ही है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाय द वे ही होती है हमारी। तो लेकिन आज हर सिंगर को ज़रूरी है कि वो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखे, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज सिर्फ सिंगर होके फ़ायदा नहीं, आज सिंगर को एक्टर भी होना है क्योंकि म्यूज़िक वीडियो में आना है। आज सिंगर को अपना म्यूज़िक बनाने भी आना चाहिए, अपना म्यूज़िक बना के उसको मिक्स भी करना आना चाहिए, उसको रिलीज़ भी करना आना चाहिए, उसको मार्केटिंग भी आना चाहिए। मतलब तुमको सब चीज़ करनी पड़ेगी, सिर्फ गाना गा के तुम्हारा काम नहीं होगा। क्योंकि आज ऐसी कोई एपरेटस नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल जो नॉन फिल्म ओरिजिनल्स है वो आप रिलीज़ कर सको। और इतना गाने हैं, अब जैसे मेरे पिताजी के कितने गाने हैं, मराठी में 20-25 कॉम्पोजिशंस है जो मेरे पास है, हिंदी में 20-25 कॉम्पोजिशंस है, मेरी अपनी कॉम्पोजिशंस है, डिवोशनल है, गज़लें हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको बाहर लाएं हम, लेकिन ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं है जहां हम ये बाहर ला सकें, या ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। एक वक्त होता था कि ऑल इंडिया रेडियो पे गाने बजते थे, पॉपुलर होते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती थी जो प्रमोट भी करती थी, आर्टिस्ट को साइन करती थी, 1 एल्बम 2 एल्बम 3 एल्बम से गज़लों का दौर चला। आपको पता है कितने अच्छे अच्छे गज़ल सिंगर्स उस वक्त आए, म्यूज़िक इंडिया कंपनी थी, कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स को, जगजीत जी ने कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स को प्रमोट किया और आगे लाए उनको। तो अभी ऐसा कोई एपरेटस नहीं है, तो इसीलिए हर आर्टिस्ट को कुआं खुद ही खोदना पड़ेगा और पानी खुद ही पीना पड़ेगा। तो आपका क्या सजेशन रहेगा न्यू कमर सिंगर्स को? आज अगर आपको न्यू कमर एज अ सिंगर आना है तो सबसे पहले आप ये सोच के आओ कि ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है। आपका नसीब अगर बहुत अच्छा है तो कुछ हो भी जाए, लेकिन इन नॉर्मल टर्म्स ये बड़ी लंबी रेस है, ये बड़ी लंबी रेस है। और इसमें आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए आने वाले सिंगर्स को आपके हिसाब से? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि डोंट कम चेसिंग सक्सेस, कम चेसिंग एक्सेलेंस, कम चेसिंग सुर को साधो, सीखो। क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैं एक दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ यहाँ से, जो रियलिटी शोज़ भी होती हैं, बहुत सारे बच्चों की शुरुआत वहाँ से होती है ना, बट एक्चुअली इट इज़ द ऑपोजिट थिंग। उनको जो लास्ट मिलना चाहिए वो फर्स्ट मिल रहा है, स्टेज पे फर्स्ट मिल रहा है आपको। हम पहले दिन पे स्टेज पे नहीं आए थे। मुझे एक्चुअली ये जानना था कि टेक्नोलॉजी वाइज क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? टेक्नोलॉजी वाइज सबसे पहले तो हर सिंगर को म्यूजिक प्रोड्यूसर होना चाहिए, हर सिंगर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट में महारत होनी चाहिए। आज के वक्त की तो ये नीड है, मैं कहूँगा ये सारे टेक्निकल गुण आप में होने ही चाहिए। क्योंकि इसके 2 फायदे, एक तो आपका गाना भी इससे बेटर होगा, और दूसरा चीज़ आपको और भी स्किल्स आएंगे। गॉड फॉरबिड कल को अगर आप सिंगर नहीं बन पाए, आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप ढूंढ रहे हैं, तो एटलीस्ट यू हैव सम अदर स्किल्स इन द रिलेटेड फील्ड। आज इतने स्टूडियोज़ हैं, आज इतना इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपना हुनर यूटिलाइज भी कर सकोगे। क्योंकि आज द बार हैज़ बीन सेट वेरी वेरी हाई टुडे, बिकॉज आज सभी अच्छा गा रहे हैं ना, सभी सुर में गा रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा गाना पड़ेगा आज अगर आपको इस इंडस्ट्री में आके प्रोफेशन करना है। क्योंकि हम देखते हैं ना, यंग सिंगर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अननोइंगली आ जाते हैं, ग्लैमर देख के लगता है कि
फोटो निकालते हैं सेलिब्रिटीज के साथ, ये वो फंक्शन में, हाँ। उससे क्या होता है? तो आपको अपने आप को सस्टेन करना आना चाहिए। अगर आपकी कला, आप और कला ही नहीं, आपकी ब्रांडिंग, आज एक जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत जरूरी सिंगर को हर चीज बनना पड़ रहा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट भी बनना पड़ रहा है, एमबीए भी बनना पड़ रहा है उसको। बिल्कुल। आप प्रोडक्शन का साइड छोड़ ही दो, उसको एक्टर बनना पड़ रहा है, उसको वीडियो बनाना आना चाहिए, उसको फेसबुक आना चाहिए, वो मार्केटिंग आना चाहिए, मिक्सिंग आना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन वन एल्बम, यू टेल मी। आप भी आर्टिस्ट हो, आप भी म्यूजिशियन हो, आप जानते हो कि एक गाने के प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो सकता है आज की डेट में, कितने लाख रुपए हो सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर वीडियो बनाने का कॉस्ट क्या हो सकता है, कितने लाख रुपए हो सकता है, उसको मार्केट करने का क्या कॉस्ट होगा, और ये सब करने के बाद लोगों को वो चीज़ पसंद भी आनी चाहिए। क्योंकि आप बना के, वो तो इजी पार्ट है, पैसा खर्च करना तो इजी पार्ट है, वो लोगों को पसंद भी आना चाहिए, और लोगों का रुझान फिर आपकी तरफ होना चाहिए, ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए कि अरे बहुत अच्छा आर्टिस्ट आया है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ईजी, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू डिसुएड एनीबॉडी, बट बी वेरी श्योर ऑफ योर टैलेंट। और टैलेंट, मैं मानता हूँ ना, टैलेंट पानी जैसा होता है, वो पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर बहुत टैलेंटेड कोई है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा देर आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप, वो आ जाएगा। और अगर टैलेंट नहीं है ना, तो कितना भी पीट लो। पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है समीर जी, सबको क्या लगता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। यार आज की डेट में तो लोगों को सा और रे में फ़र्क नहीं पता। सुनने वालों को मैं कहूँ आपसे सीरियसली, सुनने वालों का भी जो कैलिबर है ना, वो भी ड्रॉप होते जा रहा है। आज क्या सुन रहे हैं हम ना, जो टाइप का म्यूज़िक सुनते भी हैं, तो बहुत जो डिसर्निंग सिंगर हैं, डिसर्निंग लिसनर हैं, उनकी भी तादाद कमी होते जा रही है। किस चीज़ को लोग वाह कहते हैं, वाह, आपकी जो वाह होती है ना, वो बहुत रिजर्व्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ के लिए। आज तो आप किसी भी चीज़ में के लिए वाह बोल रहे हो, लोग जो सुनते हैं। तो कभी कभी मैं बड़ा डिसहार्टन भी होता हूँ कि यार मतलब हम टकलों को कंघी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है बेचारों को। हम क्या कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सा नहीं लग रहा है, मर रहे हैं हम लोग कि अरे यार आज वो ऊपर का सुर ठीक नहीं लगा मेरा। लेकिन जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको समझ भी आ रहा है क्या? वो सिंगर ने आके शो में तालियां बजा दी और बोला कि चलो मेरे साथ गाओ, मतलब वही सब चीज हावी हो गई है। आप ऑडियंस के अंदर वॉक करके चले जाओ, उनको नचाओ, कोई अंकल नाच रहे हैं, कोई आंटी शर्मा रही है, तो यही सब शोमैनशिप और यही सब हो गया है। सुर और कहाँ गया सब यार? मतलब जो जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए हमें रातों की नींद हराम हो जाती है हमारी, तो यार ये सुर नहीं लगा, मजा नहीं आया साला। तो समीर जी, प्रोफेशनल सिंगर और मैच्योर सिंगर क्या डिफरेंस होता है? देखो, संगीत ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को हक है कि वो गाए बजाए, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल सिंगर वही है मेरे मानने में जो सिंगिंग या गाने के द्वारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, और उसका गाना उस लेवल का है विच जस्टिफाइज कि वो उस प्रोफेशन पे डिपेंड हो करके अपना गुजारा करे। क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप कुछ और करते हो और सिर्फ आप अपने फ्री टाइम में गाना गा रहे हो, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनल तो नहीं हुआ, कितना भी अच्छा आप गाओ। क्योंकि देखो, सच्चाई तो तब है जब आपको आपके काम का लोग पैसा देंगे। उससे कुछ अर्न और कितना पैसा देंगे आपको लोग? अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, और अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल सिंगर कहते हो, तो फिर आपको उस दरिया में तो तैरना पड़ेगा ना। तो अगर आप सिर्फ किनारे पे खड़े रह के ये सोच रहे हो कि पानी गर्म है या ठंडा है, कूदूं या नहीं कूदूं, तो आपको प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता। आप सिंगर हो बट प्रोफेशनल नहीं हो। आप प्रोफेशनल वही सिंगर है या प्रोफेशनल आर्टिस्ट वही है जिसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम उसकी कला है। तो ये सब आप कैसे, ये सब एक्सपीरियंस आप कैसे कह सकते हो? आपने तो बीच में म्यूजिक छोड़ दिया था 10-12 साल, फिर आप कैसे कह सकते हो? देखो क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको क्या होता है ना, कि जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है ना, तो इंसान में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे केस में ये हुआ कि इतने साल जब मैंने बिजनेस किया, तो मैं एक मकाम तक पहुंच गया था। मेरी फैमिली में किसी ने ज़िंदगी में बिजनेस नहीं किया था, मैं पहला बिजनेसमैन हूँ मेरी फैमिली में। तो मैं एक सर्टेन मकाम तक फाइनेंशियली कह लीजिए, सिक्योरिटी वाइज पहुँच गया था ज़िंदगी में।
और म्यूजिक की जो पुल है वो इतना स्ट्रांग था कि आई कुड नॉट स्टे अवे देन। बेसिकली आई एम ए म्यूजिशियन, मैं बाकी सब चीज़ बाद में हूँ। क्या फीलिंग्स आती थी उस टाइम पे आपको? फीलिंग्स तो यही आती थी, मतलब फ्रैंकली मैं आपको सब कुछ था आपके कोई पास? भी अच्छा गाना आता था ना, इस 10 साल के पीरियड की बात मैं आपको बताऊं, कोई भी अच्छा गाना अगर सोनू भाई ने अच्छा गाना गाया तो मुझे ऐसा लगता था अरे कितना अच्छा गाया, काश मैं भी आज इस फील्ड में होता, मुझे भी एक आध ऐसा गाना मिलता। शान ने अच्छा गाना गाया। पैसे की चाह नहीं थी? नहीं, पैसे तो आ रहे थे यार, पैसे क्या करने। तो मतलब आपको वो जो मुझे वो जो इमोशन, वो जो कला खींच रही है, हाँ एग्जैक्टली, वो पैसे से ज्यादा आपको पैसा, देखो पैसा है तो इंसान कमा ही लेता है यार यहाँ वहां से, पैसे की बात ही नहीं थी, मुझे कला खींच रही थी। क्योंकि मैं ये इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है अभी लोगों को मिलता है थोड़ा बहुत काम, पैसा नहीं मिलता है। वही बात है। तो देखो, मतलब आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं जब शोज लाइन में फिर आया 2012 में, तो एक भगवान की कृपा भी आप कह लीजिए कि दीपाली और मेरी जो एक पेयरिंग थी वो इंस्टेंट हिट हो गई। मतलब जस्ट टू गिव यू एग्जांपल के 2012 में मैंने यूएस में 65 शोज किए एक साल में पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो वीकली कितना हो रहा है आपका वैसे शो? देखिए, सोचिए, आप सोच लीजिए, इट वाज इन 6 months, इट वाज नॉट इवन इन 1 year। 6 months में आप सोचिए 65 शोज, मतलब हफ्ते के कितने हो गए, महीने के कितने हो गए। वी वर परफॉर्मिंग एवरी वीकेंड 3 shows 4 shows। और वो शोज भी मैं एंड आई विल बी वेरी क्लियर कि वो शोज कोई ऐसे नहीं थे कि जिसमें 5-5 हज़ार लोग आ रहे हैं, नहीं, दे वर स्मॉल शोज, 300 लोग आ रहे हैं, 500 लोग, बड़ी सिटी में 1000 लोग आ रहे हैं। तो यूएस के स्टैंडर्ड से वो अच्छा खासा था। बट उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पूरे यूएस में ना, मुझे पूरा मार्केट समझ में आ गया कि चलता कैसा है, ये मशीन चलती कैसे। तो उधर भी आपका बिजनेस माइंड, मेरा बिजनेस माइंड तब तक इतना शार्प हो चुका था कि मेरा वो ओवर टाइम चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जाके, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो एनकम्बरेंस होता है यूएस में वो ये होता है कि आपको वीज़ा, ग्रुप का वीज़ा, वहाँ पे म्यूजिशियन नहीं मिलते अच्छे, आपको यहाँ से ले जाने पड़ते हैं। फिर आपको कम से कम एक सर्टेन नंबर ऑफ शोज चाहिए अगर आप पूरा बैंड वहाँ ले जाओ। आपको एक प्रमोटर चाहिए जो आप पे एज अ आर्टिस्ट बिलीफ रखे। अभी मैंने कहना नहीं चाहिए बट सच बात तो ये, हमें तो ऐसा कोई प्रमोटर आज तक नहीं मिला जिन्होंने हमारे पे ऊपर बिलीफ रखी, इसीलिए हमें खुद प्रमोटर बनना पड़ा। मैंने कंपनी फॉर्म करी अमेरिका में, वहाँ पे पेपर्स फाइल करके कंपनी फॉर्म की। हमने हर साल हमारे कंपनी से वीज़े लिए, हमारे सारे आर्टिस्टों के, हमने हमारे सारे शोज खुद बेचे, सारे शो खुद बेचे। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, और ये सब कर कर के सीखा हमने, फ़ायदा ये हुआ कि वी वर आवर ओन मास्टर्स। अगर कोई शो कम पैसे में करना है तो उसका डिसीजन मेरे ऊपर ही था। और मैंने आज तक, अभी 2012 से लेकर 24 हो गए, कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में हमने कम से कम यूएस में 550 से 600 शोज किए, कम से कम। बिग नंबर ऑफ शोज। और हर शो मैंने उसी शिद्दत से किया है, जो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, यू नो। और इसमें ये हुआ, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंसियरली हमने किया, बहुत सिंसियरली हमने कहा। मतलब एक वक्त ऐसा था कि हम साल में 5-5, 6-6 बार यूएस कितने म्यूजिशियन रहते थे आपके साथ? पहले मैंने जब शुरू किया मैं 2-3 म्यूजिशियन लेके जाता था, फिर 4-5 म्यूजिशियन लेके जाने लगा, फिर कुछ म्यूजिशियन यहाँ के कुछ वहाँ के जोड़ करके। अभी करंटली कितने म्यूजिशियन रहते हैं? अभी मेरे 4 म्यूजिशियन आते हैं मेरे साथ में। राइट, यहाँ से 4 और वहाँ से 4, वहाँ से फिर देखो 1-2 जोड़ लेते हैं साथ में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द शो इज, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा होता है। तो कोई भी, और देखो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कभी भी एक, उसका ग्राफ एक जैसा नहीं रहता, कभी देयर इज ऑलवेज अप एंड डाउन। क्योंकि देखो नया टैलेंट आता है, लोग नया टैलेंट भी सुनना चाहते हैं ना। आज इतने नए बच्चे आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियां आ रही हैं, अच्छा गा रही है सब। तो ये जो आदमी सोचता है ना कि भाई मैं हमेशा ही राजा बने रहूँगा, तो ये भी गलत सोच है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि आप अपनी कला को साधो, सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस कभी कभी आपसे थोड़ी दूर भी जाएगी, लेकिन मतलब ऊपर वाले की कृपा हम पर तो ये है कि भाई हम उस तरीके से सेटल्ड है। मतलब ये जद्दोजहद नहीं है कि भैया अगर ये शो नहीं मिला तो क्या होगा, ये तो नहीं है। तो आज हम जो शोज़ करते हैं, इवन इंडिया में जो शोज़ करते हैं, वो वही शोज़ करते हैं जो बड़े शोज़ हों, जिसमें एक तो जिसका स्केल भी मतलब जो माउंटिंग है उसकी वो भी अच्छी हो, पेमेंट स्ट्रक्चर भी अच्छा हो। हम वही शोज़ करते हैं। जो छोटे छोटे शोज़ है, कितने सारी इंक्वायरी आती है, हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक चॉइस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि
आई एम नॉट बोस्टिंग कि मैं ये करता हूँ तो कोई बहुत ग्रेट काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो नहीं कर सकते, जिनका ब्रेड एंड बटर, जिनका डेली सर्वाइवल इसी पे है, तो वो भी करते हैं शोज। सब टाइप के शोज होते हैं, हर साइज के शो होते हैं। शो बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए ना। शो बिजनेस भी लाइक एनी अदर बिजनेस, यू नो, एनी अदर क्या बिजनेस। मतलब वहां पे हर प्रकार का वहां पे आपको सामान मिलेगा। आप मार्केट में जब जाते पर हो, इतने सारे सिंगर्स हैं, हाँ। इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, सबको है अवेलेबल शोज। आप आज देखिए, आज आप अगर पेपर भी खोल के देखो तो रोज कहीं ना कहीं शोज हो रहे हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई तो गा ही शोज रहा कहाँ है पे ना। होते हैं? थिएटर्स में होते हैं। इंडिया में जितने थिएटर हैं, हर रोज वहाँ पे एक से ज्यादा भी शो लोग होते हैं आते हैं, वहाँ पे। पैसे देते हैं, लोग टिकट। आते हैं पैसे, बट उसकी स्केल फिर वो होती है वही ना। मैं कह रहा हूँ ना। जब आप 200 रुपया 500 रुपये का टिकट बेचोगे तो आप क्या ही कलेक्ट करोगे उसमें, और फिर कितना बांटोगे, खुद क्या खाओगे, कितना खिलाओगे। तो हर चीज़ की स्केल होती है, हर चीज़ का अपना अपना स्केल है। तो ये इंडस्ट्री इट्स अ डिसऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अच्छा, हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड तो इंडस्ट्री है। स्पॉन्सरशिप पे होते हैं शोज या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? स्पॉन्सरशिप पे एक वक्त था कि स्पॉन्सरशिप ठीक ठाक मिल जाती थी। मैंने भी जब 2012 में शुरू किया तो मैंने सबसे पहले 4 शो किए विथ 35 म्यूजिशियंस, क्योंकि मेरे बिल्डरों से बड़े कांटेक्ट थे उस टाइम ना। तो बिल्डरों ने मुझे अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप उस वक्त दी। तो वो क्यों करते थे? उनको उनसे क्या रिटर्न आता है? मैंने क्या किया था कि पूना में एक जो गणेश कला क्रीड़ा बहुत बड़ा थिएटर है 3000 लोग का, तो वहाँ पे एक बिल्डर के साथ मैंने ये टाइप किया था कि उसका तभी एक नया कॉम्प्लेक्स डिलीवरी पे था, मतलब, और वहाँ पे कुछ 1500 फैमिलीज होने वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम उनको इनवाइट करो। तो मैंने 500-600 अपने लिए रखी, अपने इनवाइटीज, और कुछ टिकट जो सेल डोनर पासेस, और बाकी सारे टिकट मैं उसको दे दिए। उसने मुझे स्पॉन्सरशिप की अमाउंट दी थी, तभी मैं 40 लोग को पुणे ले जा सका। तो रफ़ी साहब की याद में किया था प्रोग्राम, सोल ऑफ रफ़ी, ये 2012 की बात है। लेकिन हुआ ये कि बाद में बिजनेस सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन हो गया। आपको पता है जो डाउन टर्न आया ना काफ़ी 2012 के बाद, रियल एस्टेट तो पूरा ही बैठ गया नीचे। तो आपने छोड़ दिया तो उसके बाद? हाँ, और कोविड के बाद और मार पड़ी। तो उस वजह से स्पॉन्सरशिप आज की डेट में मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब मैं बिल्डरों के पास जाता हूँ तो सबसे पहले तो हंसते हैं, यार समीर तुम भी मजाक कर रहे हो यार, हमारी हालत देखो तुम, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे, ये वाली बात है। सो एंड बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना, प्रमोशन ऑफ शोज ये भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, डिजाइनिंग ऑफ शोज, प्रमोशन ऑफ शोज। तो वो जो अच्छा काम करते हैं, अभी मेरे भाई है संजय महाले, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। ही डज सच वेरी बिग शोज एंड वेरी गुड शोज ऑल्सो। वैसे और भी बहुत सारे अच्छे प्रमोटर्स हैं जो अच्छे शोज करते हैं, अच्छे आर्टिस्टों को प्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड बॉयंट इंडस्ट्री। और जैसे मैंने कहा कि हर प्रकार के उसमें किसी नए सिंगर को अगर काम चाहिए होगा शो लाइन में, तो क्या प्रोसेस यही है। देखो आज सबसे मैंने आपको उसके लिए कोई गाना हिट करना जरूरी है? आपको मैंने बताया मैंने शुरुआत कैसे की। मैंने एक टेप रिकॉर्ड किया और जाके किसी के ऑफिस में छोड़ आया, और मेरा नसीब है कि वो आदमी ने वो गाना सुना। आज की डेट में आपके पास यूट्यूब है, आपके पास आज की डेट में फेसबुक है, आज की डेट में आपके पास इंस्टाग्राम है, बशर्ते ये कि आप अच्छा गाओ। तो डेफिनेटली देखो इसमें ये दो धारी तलवार है। बिकॉज यू हैव यूट्यूब, आप मीडियोकर कुछ करोगे और डालोगे तो इनफैक्ट आप अपने आप को एक्सपोज कर दे कि यार ये बातें बड़ी करता है लेकिन आर्टिस्ट अच्छा है नहीं। बिल्कुल। तो क्या फायदा है? तो और मैं हमेशा मानता हूं कि यू शुड ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको एक मौका मिलता है टू प्रेजेंट व्हाट यू हैव, यू नो, टू द वर्ल्ड। वो एक मौका आपको मिलता है। जो सुनने वाले हैं, अगर आप किसी, जैसे आपने कहा शो लाइन में आना चाहते हो, तो जो शो के प्रमोटर्स हैं उनको रीच करने का आपको एक मौका मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन उनको देना है। तो उसमें आप कुछ भी उठपटांग करके प्रेजेंट करोगे तो ना आपकी बात बनेगी, और आप अपने फ्यूचर चांस भी गवा दोगे उसमें। इसका मतलब ये होता है कि आपको जाके किसी को मिलने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया से आप कर सकते हो। आज आप देखिए कितने सारे नए सिंगर जो यंग हैं जो गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और उनको ऐसे ही डिस्कवर किया गया है यहाँ वहाँ, कभी किसी रियलिटी शो से डिस्कवर हुए हैं। तो वो भी तो एक तरह बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमको शोज करने हैं, अपने आप को परफॉर्म करना है, तो पैसे कैसे कमाएंगे, कहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले अच्छा गाओ। अगर बहुत अच्छा गाने के बाद नहीं, और सिर्फ अच्छा गाना भी आज की डेट में इनफ नहीं है, बहुत अच्छा गाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा गाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। थैंक यू सो मच समीर जी, बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आपसे, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, बहुत लोग को बहुत कुछ सीखने मिला।
थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू मिकी जी। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप जितने स्टूडेंट्स को सिखाते हो म्यूज़िक प्रोडक्शन, ये बहुत ही पुण्य का काम आप करते हो, क्योंकि थैंक यू हर एक चीज़ मतलब अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि अगर मैं आपके पास नहीं आता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो मैं नहीं सीखता। थैंक यू सो और आपके पास आके मतलब आपसे दोस्ती हो गई वो अलग चीज़ है, लेकिन आपसे बहुत सीखा है और हम ऐसे ही आपसे सीखते भी रहेंगे। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।